हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। आज से हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां हमारा पहला टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। देखो, जितने भी हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 3 में क्या आता है, आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं। ये सारे क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब हम इसी के आगे बड़े एग्जाम्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पर क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो बढ़ चुकी है। इन पार्ट्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, यहाँ से भी सवाल आते हैं पेपर में। फिर उसके बाद जितना भी हमारा संविधान है उसको पहले कितने भागों में बांटा गया था, 22, और आज वर्तमान में वो है 25 भागों में बटा हुआ है। तो जितने भी हमारे भाग हैं सारे इंपॉर्टेंट, उन सभी भाग के पीछे क्या बना हुआ है, पर्टिकुलर कोई ना कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो उन चित्रों से सवाल आते हैं, वो चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सब हम आज अपनी पूरी एक वीडियो में देखेंगे। आपको एक ही वीडियो में पूरा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर हो जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो सारी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवा दूंगी, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की सीरीज का पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारतीय संविधान का ये पूरा कवर है, पहला कवर है, ठीक है, जहां पर सारी चीजें बनी हुई हैं। देखो इस तरह से ये हमारा पहला हिस्सा है भारतीय संविधान का, उसका जो फ्रंट कवर है वो देखो। उसके बाद आती है ये चीज बनी हुई जो हमारे संविधान का पहला पेज माना जाता है, जहां से चीजें क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो संविधान का पहले कवर और उसके बाद संविधान का जो पहला पेज है वहां पर कौन सा चित्र बना हुआ है, तो अशोक की लाट। देखो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये क्वेश्चन, ये जो सारी चीजें बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं, ये कहां से बने हुए हैं, किसने बनाए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो क्या बनी हुई है बच्चों, अशोक की लाट। अशोक की लाट से सजा हुआ है ये। अशोक की लाट के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले ही जितने भी चित्रों का काम किया ये किया किसने, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नंदलाल बोस का नाम याद रखना है हमें। किसका नाम याद रखोगे आप, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम, ठीक है। कौन है ये नंदलाल बोस और किसने कहा इन्हें पूरे के पूरे भारतीय संविधान को सजाने का काम, तो भारतीय संविधान को सजाने का काम जिसने किया है वो है नंदलाल बोस। इनके शिष्यों द्वारा किया गया है और इनके शिष्यों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमें याद रखना है, राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा दोनों ने मिलकर पूरे हमारे संविधान को क्या करा है, सजाने का काम करा है। किसने कहा इन्हें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नंदलाल बोस को भारतीय संविधान को सजाने का काम सौंपा था। कौन है ये नंदलाल बोस, तो आपने शांति निकेतन का नाम सुना हुआ है। तो शांति निकेतन के जो कला भवन थे उनके ये क्या रह चुके हैं, प्रिंसिपल हुआ करते थे उस टाइम पर। तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा दोनों ने मिलकर क्या करा है, हमारे पूरे संविधान के हर भाग को किसी ना किसी चित्र के द्वारा सजाया गया है। जबकि हमारे संविधान को लिखने का काम किसने किया है, तो नाम याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इटैलिक शैली में, कौन सी शैली में लिखा है इन्होंने, तो लिखने का काम किसने किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पूरा का पूरा इटैलिक शैली में लिया है। और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था संविधान को लिखने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लिखा गया है हमारा पूरा का पूरा संविधान। इटैलिक शैली में किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जबकि संविधान के हर हिस्से को, हर भाग को सजाने का काम किसने किया है, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। हमारी पूरी की पूरी जो प्रस्तावना सजी हुई किसके द्वारा सजी हुई है, राम मनोहर सिन्हा। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में हमें कोई सा भी एक नाम मिल सकता है कि भारतीय संविधान के हर भाग को चित्रित करने का काम किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना, नंदलाल बोस और उनके जितने भी छात्र थे उन सभी ने मिलकर इस काम को पूरा किया है, तो राम मनोहर सिन्हा। जबकि संविधान को लिखने का काम किसने करा है इटैलिक शैली में, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये समझ में आया आपको यहाँ से कि कैसे कैसे चीजें सजी हुई है। अब उसके बाद देखो संविधान का जो पहला पेज है, जहां से हमारे संविधान के आगे के भाग बटे हुए हैं, संविधान शुरू होगा, उसका जो पहला पेज है वहां पर क्या बनी हुई है बच्चों,
अशोक की लाट। अशोक की लाट, इस अशोक की लाट को हम क्या बोल सकते हैं? अशोक स्तंभ भी बोल सकते हैं। दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा अशोक स्तंभ। अशोक की लाट जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? अशोक स्तंभ। किसके द्वारा बनाया गया है ये अशोक स्तंभ? तो सम्राट अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा बना हुआ है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कब का बना हुआ है? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। देखो अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास के सारे सवाल हमें तैयार करने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो पेपर है उसके पैटर्न चेंज हो चुके हैं। अब वो फिक्स सवाल और पुराने सवाल ही नहीं पूछे जाते, जितने भी नए सवाल बनते हैं तो अगर हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास की जितनी भी चीजें हमसे कवर की जा सकती है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अप्रोच को पूरा समझना चाहिए कि एक क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आया तो उसके बाकी के 3 ऑप्शन भी हमेशा देखने चाहिए हमें कि उन 3 ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है, क्या पता अगली बार सवाल वहीं से आ जाए। तो देखो ये सारी बात तो मैंने आपको पूरी सजाने वाली बता दी कि संविधान को कैसे कैसे सजाया गया है। उसके बाद देखो अशोक की लाट जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अशोक स्तंभ। किसके द्वारा बनाया गया है? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। कौन सी शताब्दी में? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया। ठीक है, ये जो अशोक स्तंभ है बच्चों ये कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सारनाथ कहाँ स्थित है? यूपी। और यूपी में भी कहाँ? वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है, याद रखना कि अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? यूपी में। और यूपी में भी कौन से जिले में? वाराणसी जिले में। और क्या क्या है? ये सारनाथ का हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जो सारनाथ है, इसी सारनाथ में ये जो वाराणसी के पास है, तो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ। ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर माना जाता है। और सारनाथ 2 नदियों के संगम पर है, गंगा और वरुणा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गंगा और वरुणा 2 नदियां हैं, उन दोनों नदियों के संगम पर ही क्या स्थित है? सारनाथ स्थित है। इस सारनाथ से हमारे बौद्ध धर्म भी जुड़ा हुआ है और हमारा जैन धर्म भी जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ तो है ही पूरा का पूरा। ठीक है, क्या खास बात है इसमें अशोक स्तंभ में? तो एक ही पत्थर पर बना हुआ स्तंभ है जिस पर 4 शेर बने हुए हैं, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर पूरा का पूरा स्तंभ बना हुआ है, अलग अलग पत्थरों पर चीजें बनाकर जोड़ी नहीं गई हैं। तो याद रखना एक ही पत्थर यानी कि एकाश्मक पत्थर पर की कला ये। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अशोक स्तंभ कैसी कला है, तो एकाश्मक पत्थर की कला, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर पूरा स्तंभ बनाया गया है, जहां पर कितने शेर बने हुए? 4। इसके नीचे हम देखते हैं क्या बना हुआ है? एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी नजर आता है। इसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई है सत्यमेव जयते, जो कि हमारे मुंडोपनिषद है वहां से ली गई है। ये याद रखना सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके आसपास के सारे क्वेश्चन कवर कर देने चाहिए हमेशा, तो पढ़ने का फायदा है। ऐसा नहीं कि हमेशा बस पुरानी चीजें जैसी चलती आ रही है वैसे ही पढ़ना है। तो देखो अशोक की लाट जिसे हम क्या कह सकते हैं? अशोक स्तंभ कहते हैं। अशोक की लाट को ही सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। कौन सी शताब्दी? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ कहां? यूपी, वाराणसी में। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर गंगा और वरुणा दोनों नदियों के संगम पर स्थित है ये सारनाथ। ठीक है, सम्राट अशोक से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म इससे भी जुड़ा हुआ है। ये देखो बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है और जैन धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म आते ही हमें किसका नाम याद आता है? महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध ने अपने पहले धर्म की जो शिक्षा दी है, पहले धर्म यानी कि अपना पहला उपदेश, वो सारनाथ में दिया है। पहला उपदेश। इस सारनाथ में एक पार्क है, हिरण पार्क। ठीक है, हिरण पार्क। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने क्या करा है? अपना पहले धर्म की शुरुआत करी है, अपना पहला उपदेश दिया गया है। तो सारनाथ का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सारनाथ का संबंध जैन धर्म से भी है। और जैन धर्म से कैसे? तो याद रखना है जैन धर्म के जो 11वें तीर्थंकर है, कौन से बच्चों? 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, उनकी जन्म स्थली है
श्रेयांसनाथ की। तो याद रखना सारनाथ में बौद्ध धर्म, जो कि महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपना पहला उपदेश वहीं दिया है। बौद्ध संघ की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सारनाथ से ही मानी जाती है। पहले धम्म की जो शुरुआत हुई है वो सारनाथ से हुई है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर कौन है? श्रेयांसनाथ। ठीक है, श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली भी क्या रह चुकी है? सारनाथ। तो सारनाथ का संबंध सम्राट अशोक से है। सारनाथ का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपों का नाम भी याद रखना साथ के साथ। कौन कौन से? देखो कुछ क्या बने हुए हैं यहाँ पर, स्तूप भी है, तो स्तूप भी याद रखना। तो 2 स्तूप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। ये दोनों भी कहाँ स्थित है? यही सारनाथ में, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप। ठीक है, तो ये सारी बात हमने किससे पढ़ ली है? अशोक की लाट से, जिसे क्या कहा जाता है? अशोक का स्तंभ, जो कि एक ही पत्थर पर काट कर क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा एक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, एकाश्मक पत्थर जिसे बोल सकते हैं हम। सारा का सारी चीज किससे जुड़ी हुई है? इस सारनाथ से। तो सारनाथ किन 2 नदियों के संगम पर है? तो गंगा और वरुणा 2 नदियों के संगम पर है। कौन कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म से संबंधित है। और कैसे संबंधित है ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो पहला पेज है उस पर क्या बनी हुई है? अशोक की लाट की। संविधान के पहले पेज पर कौन सा चित्र है? तो अशोक की लाट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या बना हुआ है इस पर। तो देखो पूरा का पूरा ये चित्र बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको। साथ में देखो ये चक्र दिख रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अशोक चक्र। अशोक चक्र, ये चक्र दिख रहा है आपको, अशोक चक्र। यही अशोक चक्र हमें कहाँ नजर आता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है, बीच में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? तो सत्यमेव जयते दिख रहा है आपको, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि कौन से उपनिषद से संबंधित है? तो मुंडोपनिषद से संबंधित है। क्या मतलब होता है इसका? तो सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। और कौन से उपनिषद से संबंधित है? तो मुंडोपनिषद से संबंधित है। तो याद रखना, देखो पूरे के पूरे ये 3 हिस्से, जो 3 वाला हिस्सा है शेर का, वो तो हमें सामने की तरफ दिखाई देता है और एक किधर है? पीछे की तरफ है। बीच में क्या बना हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते। और ये हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। कब अपनाया गया ऐसे? तो डेट याद रखना बच्चों, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये जो पूरा का पूरा अशोक स्तंभ है, इसे राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा अपनाया गया। भारत सरकार ने इसे क्या बना दिया है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये बात कंप्लीट होती है हमारे पूरे के पूरे संविधान के पहले पेज की। इसके बाद क्या बने हुए हैं? तो सारे के सारे भाग बटे हुए हैं। हर भाग पर कोई ना कोई चित्र बना हुआ है। तो उस चित्र में क्या लिखा हुआ है? उस भाग के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आपको भाग से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसके आगे सबसे पहले भाग 1। भाग 1 आर्टिकल कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ये तो सब पढ़ते हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 1 से 4। टॉपिक भी सब पढ़ते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, लेकिन अब से हमें और क्या याद रखना है? अब से हम ये भी याद रखेंगे इसमें कि कौन सा चित्र बना हुआ है। तो भाग 1 से संबंधित कौन सा चित्र है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चित्र है। ठीक है, देखो किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चित्र है। क्या बना हुआ है इस पर? तो देखो संविधान के पहले भाग की शुरुआत कहां से हो चुकी है? सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चित प्रतीक है जेबू बैल। तो याद रखना कि पहला भाग कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और क्या बना हुआ है इस पर? देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, जेबू बैल, ये वाला चित्र।
ये याद रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में कौन सा बैल बना हुआ है? जेबू बैल, जो किससे संबंधित है? भाग 1 से, जिसमें क्या आता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इस तरह से पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है, जिसे सजाने का काम किसने किया है? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए बच्चों, ठीक है। देखो, ये भाग 1 की बात हो गई। उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में क्या आता है? तो भाग 2 में आती है नागरिकता। भाई आपने संघ और उसका राज्य क्षेत्र तो बना लिया, अब भाग 2 में क्या आएगी? नागरिकता। और नागरिकता कहां से कहां तक आती है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आती है नागरिकता। इस पर क्या बना हुआ है? तो वैदिक युग के जो गुरुकुल आश्रम होते हैं, वहां पर जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनका चित्र बना हुआ है। देखो कैसे, देखो चित्र देखते हैं अभी। इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो वैदिक युग के गुरुकुल आश्रम में शिक्षा लेने वाले बच्चे, देखो जिनका पूरा का पूरा चित्र नजर आ रहा है आपको, ठीक है। संविधान के भाग 2 की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हो रखी है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था, ठीक है। तो वैदिक पीरियड की बात हो चुकी है भाग 2 में। इस तरह से हमारे संविधान के जितने भी भाग हैं, उन सब पर कोई ना कोई चित्र बना हुआ है। तो ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। भाई हमें टॉपिक तो पता है कि पार्ट 2 में नागरिकता आती है, हमें ये भी पता है कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आता है, लेकिन उसके पीछे चित्र कौन सा बना हुआ है, उन चित्रों को बनाने का काम किसने किया है, तो साथ में अब से हमें ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो भाग 2 समझ में आया आपको? क्या बना हुआ है? गुरुकुल आश्रम में शिक्षा लेने वाले बच्चे। उसके बाद देखो भाग 3, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 3, मौलिक अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से लेके 35 तक, फंडामेंटल राइट्स। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। ये जरूर याद रखना है कि भाग 3 को क्या बोला जाता है बच्चों? संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना। पूछे हुए सवाल है, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, जिसके अंदर क्या आते हैं? मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से हुई? तो ब्रिटेन से हो रखी है। कब से? 1215 ईस्वी की बात हो रही है, और सम्राट जॉन, ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा उन्होंने अपने नागरिकों को एक पत्र पर लिखकर क्या दिए गए थे उस समय? अधिकार, ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। जबकि हमने हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए बच्चों? याद रखना, अमेरिका से। कहां से लिए हमने? अमेरिका से। ये भी याद रखना साथ के साथ कि भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन ने की है, लेकिन हमने हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं, ये याद रखना। इस पर अब कौन सा चित्र बना हुआ है? ये देखो, तो पुष्पक जो विमान है, उससे अयोध्या लौटते हुए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, इनका चित्र बना हुआ है। तो भाग 3 में क्या बने हुए हैं? सारे के सारे अधिकार है, वहां पर उनके अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पर। तो वापस कहां लौट रहे हैं वो? अयोध्या। देखो चित्र दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये रहा पुष्पक क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा विमान बना हुआ है, जिसमें कौन कौन सवार है? तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण बने हुए, ठीक है। तो याद रखना भाग 3 की शुरुआत में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से हो रखी है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है, जो कहां से? पुष्पक विमान से कहां लौट रहे हैं बच्चों? अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। तो हमें एक एक लाइन याद रखनी है कि हर भाग के पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखो भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। इसमें देखो 1935 का जो अधिनियम था, वहां पर भी डीपीएसपी की बात हो रखी है, लेकिन उस समय क्या बोला गया
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 के अधिनियम में। और जो डीपीएसपी है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़े हुए, तो याद रखना तेज बहादुर शपरू, तेज बहादुर शपरू समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डीपीएसपी किसके लिए होते हैं, तो राज्यों के लिए होते हैं। डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी वैधानिक शक्ति यानी कि लीगल पावर नहीं होती है। ठीक है, नॉन जस्टिएबल होते हैं, न्याय योग्य नहीं होते हैं बच्चों, ये याद रखना। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं ये न्याय योग्य या फिर वाद योग्य नहीं होते हैं, नॉन जस्टिएबल होते हैं। और यही बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो आर्टिकल 37 में यही बात लिखी हुई है कि डीपीएसपी आर नॉट क्या है, जस्टिएबल, न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये याद रखना। इनके पास कोई भी वैधानिक शक्ति नहीं है, लीगल पावर नहीं है इनके पास। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए हैं, तो तेज बहादुर शपरू कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए। हमने डीपीएसपी को हमारे संविधान में शामिल तो करा है, लेकिन कौन से देश से लिया है हमने, तो याद रखना कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड से। ये भी याद रखना साथ के साथ कि मौलिक अधिकार तो हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से, जबकि डीपीएसपी बच्चों हमने कहाँ से ले रखे हैं, आयरलैंड से। ठीक है, तो देखो साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें कवर करनी की, भाग 3 में क्या क्या खास बात है, भाग 4 में क्या क्या खास बात है। देखो 1935 में इसकी बात हो रखी है, बता चुकी हूँ मैं आपको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में अनुदेश प्रपत्र कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना अनुदेश प्रपत्र। लेकिन कई बार अनुदेश प्रपत्र ना लिखकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही आ जाता है हिंदी में लिखा हुआ, तो ये भी याद रखना। ये बात कब की हो रखी है, 1935 के अधिनियम की, 1935 का एक्ट। ठीक है, अब ये तो हमने इसके बारे में सारे फैक्चुअल सवाल कर लिए। इस पर कौन सा बना हुआ चित्र है, तो ये देखो आप, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण भगवान। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र। तो कुरुक्षेत्र में भाग 4 की जो शुरुआत हो रखी है वो कौन से किसके चित्र से हो रखी है, तो कुरुक्षेत्र के चित्र से हो रखी है। और कुरुक्षेत्र में जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को क्या दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये याद रखना कि भाग 4 का संबंध किससे है, तो गीता से है, जिसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरह से चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हर भाग के पीछे कोई ना कोई चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट 4A भाग 4A। अब देखो ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, तब ये हमारे संविधान का भाग नहीं था, बाद में जुड़ा है। तो पार्ट 4A भाग 4A क्या आता है इसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, कि आपने लोगों को अधिकार भी दे दिए, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी बना दिए, लेकिन नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में आते हैं, भाग 4A में। और ये हमने बच्चों कहाँ से लिए हैं, तो रशिया से लिए, याद रखना कहाँ से लिए हमने, ये रूस से। और इसके अंदर एक ही आर्टिकल आता है, कौन सा, आर्टिकल 51A। ठीक है, अब बाद में जुड़े हैं तो किसी ना किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर जुड़े होंगे, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जुड़े हैं। कौन से अमेंडमेंट से जुड़े हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये पूरा का पूरा जो 42वां संविधान संशोधन हो रखा है ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही हो रखा है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कितनी रिकमेंड की थी, इन्होंने 8 की थी बच्चों, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए थे, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। आए हुए सवाल है इस तरह से कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितनी सिफारिशें की थी, तो 8 की सिफारिश की थी। लेकिन इस संशोधन से 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी कितनी गई थी, 10। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 11। और ये 11वीं कब जुड़ रही है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुड़ रही है। ठीक है, जहां पर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या कराएं, शिक्षा दिलवाएं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, ये किसका कर्तव्य है, माता पिता का। तो देखो भाग 4A के बारे में सारी खास खास बातें क्या आता है, मौलिक कर्तव्य। कौन सा आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। कहाँ से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ रहा है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976। किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इन्होंने कितनी रिकमेंड की थी, 8।
जबकि 1976 में जोड़ी कितनी गई 10। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है 11। और ये 11वीं कब जुड़ रही है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुड़ रही है, ये याद रखना। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो रशिया से लिया गया है, ये बात याद रखना आप। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A में। ठीक है, उसके बाद देखो प्रारंभ में कितने कर्तव्य जोड़े गए 10, और 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। एक और बात याद रखना कि जो 42वां संशोधन है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस समय पीएम कौन है, तो इंदिरा गांधी का नाम याद रखना। 1976 में इंदिरा गांधी, कि जब 42वां संशोधन हो रहा है उस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है। और राष्ट्रपति कौन है, तो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखना। आजकल क्या हो रहा है, इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के समय राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन है, तो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखना आप यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी बात हमने किसके बारे में कर ली है, भाग 4A। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 5। अब देखो ये बाद में जुड़ा हुआ है तो इसके पीछे कोई चित्र नहीं है। भाग 5 पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था, तो सबसे पहले तो देखो भाग 4 में आता क्या है, पूरा का पूरा यूनियन। आर्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, 52 से शुरू हो रहा है और 151 पे खत्म हो रहा है। यानी कि हम 52 से क्या शुरू करेंगे, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लास्ट में कैग। आर्टिकल 148 से जो शुरू होता है 151 पे खत्म होता है। ये सारी चीजें हम बच्चों किसमें पढ़ेंगे, द यूनियन यानी कि संघ में। और इसमें कौन सा चित्र बना हुआ है, ये देखो सबसे पहले आप, तो महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेते हुए लोग और पशु पक्षी, ये याद रखना कि इसके पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है, तो ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और इस भाग का नाम क्या है, संघ। संघ की शुरुआत कौन से चित्र से हो रखी है, महात्मा बुद्ध के चित्र से हो रखी है, जहां महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन भाग 5 में अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अध्याय भी पढ़ने हैं कि भाग 5 में कितने अध्याय हैं। ये सारी चीजें 52 अनुच्छेद से तो शुरू हो रही है, 151 पे खत्म हो रही है, लेकिन कितने अध्याय में भाग 5 बटा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स है उनके लिए। देखो सबसे पहले भाग 5, ठीक है, पहला अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका का संबंध भाग 5 के कौन से अध्याय से है, तो याद रखना कौन से अध्याय से है, अध्याय 1 से। क्या आती है इसमें, पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव आती है, हमारी कार्यपालिका आती है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, इसी के अंदर हम क्या पढ़ देते हैं, प्रधानमंत्री, और भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में आता है ये। ठीक है, 76 में अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और 78 पर सारी की सारी बात किसकी हो रखी है, कार्यपालिका की। यानी कि भाग 5 के अध्याय 1 का संबंध किससे है, कार्यपालिका से। और कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना है हमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरी की पूरी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी। अध्याय 2 देखो, अध्याय 2 में क्या आता है, संसद। और संसद कहां से कहां तक, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122। ठीक है, उसके बाद अध्याय 3 जिसमें राष्ट्रपति क्या आती है, विधायी शक्तियां। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। तो भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद और अध्याय 3 में क्या आती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, जिसके अंदर कौन सा आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 123। इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 123 से, जिसे किसमें काउंट किया जाता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, जिसका संबंध कौन से अध्याय से है, तो भाग 5 के अध्याय 3 से संबंधित है ये याद रखो। देखो अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123 एक ही है उसमें। उसके बाद देखो और क्या क्या है अध्याय 5 में, तो टोटल कितने अध्याय हो गए भाग 5 में, तो
भाग 5 में 5 अध्याय हैं। पहले हम कार्यपालिका देख रहे हैं, फिर संसद देख रहे हैं, फिर विधायी शक्तियां, और भाग 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रखी है। कहां से, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और लास्ट अध्याय 5 में क्या आता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग की बात हो रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 148 पे शुरू होता है और 151 पर खत्म होता है। तो भाग तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उस भाग के अंदर अध्याय भी है, जहां से सीधे सीधे सवाल आजकल ऑप्शन में भाग ना पूछकर अध्याय पूछ लिया जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग 5 के कौन से अध्याय में। तो भाग 5 में टोटल कितने अध्याय हैं, 5। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा भाग 5 कंप्लीट हुआ, चित्र देख लिया हमने इसमें। उसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा राज्य। ठीक है, राज्य की बात हो रही है। कहां से शुरू हो रहा है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यानी कि 152 में क्या आता है बच्चों, राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 153 से शुरू हो जाता है राज्यपाल का पद। कहां पर खत्म हो रहा है, पूरा का पूरा स्टेट, भाग 6 का, यानी कि राज्य 152 से लेकर 237 तक। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राज्य की परिभाषा 152 में, फिर राज्यपाल हो गया, पूरी की पूरी जो मुख्यमंत्री हो गई, राज्य जो पूरा का पूरा विधानमंडल है, राज्य की मंत्री परिषद हो गई, हाई कोर्ट हो गए, अधीनस्थ न्यायालय हो गए, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ देंगे, राज्य में पढ़ देंगे, यानी कि भाग 6 में। इसके अंदर कौन सा चित्र बना हुआ है, तो वो देखो, तप में लीन हो रखे कौन, 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर। ये याद रखना कि भाग 6 का संबंध कौन से धर्म से है, तो जैन धर्म, और जैन तीर्थंकर कौन से है, भगवान महावीर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भाग 6 का संबंध किससे है, 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर से, और इस भाग का नाम क्या है, राज्य। ठीक है, और भगवान जो महावीर है वो किस में बैठे हुए हैं बच्चों, देखो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र, तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भाग 6 में। उसके बाद देखो, इसके बाद भाग 6 अध्याय में बटा हुआ है। तो देखो सबसे पहले, जैसे भाग 5 में हमने 5 अध्याय देखे थे, ऐसे ही हम देखेंगे कि भाग 6 में कौन सा अध्याय आ रहा है। अध्याय 1 बिल्कुल साधारण, जिसमें एक ही अनुच्छेद है 152, जिसमें क्या आता है, राज्य की परिभाषा। अध्याय 2 में कार्यपालिका। ठीक है, अनुच्छेद 153 से शुरू हो रहा है और 167 पे खत्म हो रहा है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल, राज्य की मंत्री परिषद, इसी के साथ हम क्या पढ़ देंगे, सीएम, और राज्य का महाधिवक्ता। वहां हमने क्या पढ़ा है, महान्यायवादी, यहां हम क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। अध्याय 3 में क्या आता है, तो राज्य का विधानमंडल, जो कहां से शुरू होता है, 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक, और लास्ट में राज्यपाल की क्या है, विधायी शक्तियां। ठीक है, अनुच्छेद 213। वही राष्ट्रपति की हमने किसमें देखी थी, विधायी शक्ति, आर्टिकल 123 में, जबकि राज्यपाल की किसमें आती है, आर्टिकल 213 में। और कौन से अध्याय में, तो अध्याय 4 में, ये याद रखना। तो भाग 6 का पहला अध्याय साधारण, आर्टिकल 152, जिसमें क्या आता है, राज्य की परिभाषा। अध्याय 2 पूरी की पूरी कार्यपालिका। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4 राज्य की क्या है, विधायी शक्तियां। उसके बाद देखो इसी में आगे अध्याय 5 और अध्याय 6, यानी कि देखो सीधा सीधा याद कर सकते हो कि भाग 5 में 5 अध्याय हैं और भाग 6 में कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय। नंबर से नंबर याद हो जाएगा आपको यहाँ से। तो अध्याय 4 देख लिया, राज्यपाल की विधायी शक्ति। भाई राज्यपाल भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 213 से। फिर अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि हाईकोर्ट की बात हो रही है पूरी की पूरी, 214 से लेके 232 तक। ठीक है, उसके बाद देखो अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, 233 से लेकर 237 तक। तो इस तरह से भाग 6 कितने अध्याय में बटा हुआ है, अध्याय 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे अध्याय भी याद रखने हैं आपको, जितने भी हमारे बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए। उसके बाद आता है भाग 7। तो भाग 7 में देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले हमारे जो राज्य हैं 1956 से पहले 4 कैटेगरीज में बटे हुए थे, ए बी सी डी। ठीक है, 4 कैटेगरीज थी। 1956 में क्या करा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। ठीक है, याद रखना यहाँ से एक बात, 1953 की बात बता रही हूँ मैं आपको, दिसंबर 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे फजल अली आयोग भी कह देते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, तो इसे फजल अली आयोग भी कह देते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या हो गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हो रहा है, 1956 में, ठीक है। और इसी के द्वारा एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, वो भी कब हो रहा है, 1956 में। और भाग 7 में जो कैटेगरीज थी ABCD वाली, वो सब क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो याद रखना इसके आसपास की जितनी भी बातें। तो दिसंबर 1953 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना हुआ है जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसीलिए इसे फजल अली कमीशन भी कह देते हैं। और इसमें 2 सदस्य और थे, KM पणिकर और हृदय नाथ कुंजरू, ये दोनों नाम भी याद रखना आप साथ के साथ। रिपोर्ट कब दे रहे हैं, 1955 में। इसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 238, जिसे अब क्या कर दिया गया है, निरस्त, या फिर इसे निर्सित भी बोल सकते हैं। कौन से संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन 1956 से। इसमें कौन सा चित्र बना हुआ है, देखो, बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए हाथी पर सवार है सम्राट अशोक। ये याद रखना कि संविधान के भाग 7 की शुरुआत किससे हो रखी है, तो सम्राट अशोक से के चित्र से हो रखी है, जिसमें अशोक क्या कर रहे हैं, भिक्षुओं को बौद्ध धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। भाई सम्राट अशोक ने क्या कर दिया था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने युद्ध करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था यहाँ से, ठीक है। तो भाग 7 याद रखना। उसके बाद देखो भाग 8, यूनियन टेरिटरीज, संघ व केंद्र राज्य क्षेत्र। और कौन से आर्टिकल से, 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक। इसमें किसकी बात हो रही है, तो सीता माता की तलाश में हनुमान जी क्या कर रहे हैं, लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं, ये चित्र दिखाया गया है, देखो। तो भाग 8 में क्या याद रखोगे, यूनियन टेरिटरीज आती है। साथ में आर्टिकल कहां से कहां तक, 239 से लेकर 242 तक। और क्या है इसमें, देखो चित्र देखो आप, गीता की तलाश में जो हमारी माता सीता है, उनकी तलाश में क्या हो रही है, हनुमान जी भगवान क्या कर रहे हैं, उड़कर जा रहे हैं। तो भाग 8 की शुरुआत किसके चित्र से हो रखी है, हनुमान जी के चित्र से हो रखी है, ये बात याद रखना। तो कहां तक पहुंच गए हम, भाग 8 तक, जहां पर हमने अभी देखा कि भाग 5 अध्याय में बटा हुआ है और भाग 6 अध्याय में बटा हुआ है। उसके बाद देखो भाग 9, जिसमें क्या आता है, पंचायती राज, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत की बात हो रखी है, ग्राम पंचायत। और जितनी भी हमारी पंचायतें, इनको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किससे दे रखा है, 73rd अमेंडमेंट 1992 से। कौन से आर्टिकल से, कहां से कहां तक, तो 243 से लेकर 243O, ये याद रखना, 243 से लेकर 243O। ग्राम पंचायत की बात हो रही है। पूरा का पूरा जो पंचायती राज है बच्चों, इसके अंदर कुल कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं, याद रखना। पंचायती राज है वो कौन सी सूची का विषय है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची के अंदर। तो पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कौन से अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट 1992 से हमने क्या कर दिया था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कर दिया था, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। जबकि जब इनको अनुसूची 11 में, देखो भाग 9 में भी आ रहा है और अनुसूची 11 में भी यही है। अनुसूची 11 बाद में जोड़ी गई है, कौन सा संशोधन से, 73वें संशोधन से, अनुसूची 11। तो भाग 9 और अनुसूची 11 दोनों का टॉपिक क्या है, पंचायती राज। कौन सी सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में। कुल कितने विषय इसके अंदर भी, 29 विषय, ठीक है। और कब से लागू हो रहा है ये अनुसूची 11 वाला जो प्रावधान है, साथ के साथ याद रखना बच्चों, 24 अप्रैल 1993, ये भी याद रखना। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो अनुसूची 11 कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी है, तो 73rd 1992। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, भाग 9 की। तो भाग 9 का संबंध साथ में किससे है, अनुसूची 11 से। कहां से कहां तक, आर्टिकल 243 से लेकर 243O। देखो जितनी भी बातें साथ के साथ हम जितना कवर कर सकते हैं उतना हमारे लिए सही है। जब अनुसूची पढ़ेंगे तब दोबारा रिपीट हो जाएंगी ये चीजें वहां पर। अब इसमें कौन सा चित्र बना हुआ है, देखो
संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हो रही है। ठीक है, इस चित्र में विक्रमादित्य किस पर बैठे हुए हैं? सिंहासन 32 पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये रहा पूरा का पूरा चित्र, ये इनका सिंहासन 32 पर बैठे हुए कौन से राजा नजर आ रहे हैं? राजा विक्रमादित्य, याद रखना, भाग 9। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाग 9A, म्युनिसिपैलिटीज। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG नगर पालिकाएं। भाग 9A का अगर हम संबंध देखें तो बच्चों अनुसूची 12 से, ये भी याद रखना साथ के साथ कि भाग 9A में क्या आती है? नगर पालिकाएं, और अनुसूची 12 में भी क्या आती है? नगर पालिकाएं आती है। इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था वो कौन से संशोधन से? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ये भी कब से लागू हो रहा था? जो अनुसूची 12 के जितने भी प्रावधान थे तो 1 जून 1993, ये याद रखना। यानी कि ये अनुसूची के जो प्रावधान है ये भी कब से लागू हो रहे हैं? 1993 से। नगर पालिकाएं भी कौन सी सूची में आती है? तो याद रखना राज्य सूची में आती है। और इसके अंदर भी कितने विषय रखे गए हैं बच्चों? 18 विषय। साथ के साथ सारी चीजें पढ़ देंगे किसके अंदर क्या क्या है। तो भाग 9A कब ऐड जुड़ रहा है? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ रहा है। ठीक है, कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 12 में भी यही बात है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया है इस अमेंडमेंट से। लेकिन लागू कब से हो रहा है? 1 जून 1993। ठीक है, 1993 याद रखना। कितने विषय हैं? तो 18 विषय इसके अंदर। कौन सी सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है ये बात याद रखना, 18 विषय और राज्य सूची। उसके बाद देखो भाग 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 243 ZS से लेकर ZT तक सहकारी समितियां। और कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड हो रही है? ये भी 97 अमेंडमेंट 2011, यानी कि 97वें संविधान संशोधन 2011। तो बहुत बाद में जुड़ रही है ये। तो इसमें क्या है? इनके पीछे भी कोई चित्र नहीं है। तो याद रखना 9B में क्या आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। 243 ZS से लेकर 243 ZT तक। ठीक है, और कौन से संशोधन से? 97वें संविधान संशोधन 2011। उसके बाद देखो भाग 10। भाग 10 में क्या आता है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। कौन सा आर्टिकल? 244 से लेकर 244A, ये याद रखना, भाग 10। अगर हम अनुसूची पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुसूची 5 और 6 का जो संबंध है वो इसी भाग से। अनुसूची 5 और 6, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात हो रही है। अनुसूची 5 में कितने राज्य हैं? 10। साथ के साथ ये भी याद रखना, अनुसूची 5 शेड्यूल 5 और 6 में तो बच्चों 4 ही राज्य आते हैं, जबकि 5 में कितने आते हैं? 10 राज्य। कौन कौन से राज्य? तो जब हम अनुसूची पढ़ेंगे वहां और डिटेल में चीजें देखेंगे। तो भाग 10 में क्या आता है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। कौन कौन से आर्टिकल है? 244 से लेकर 244A तक। ठीक है, इसमें देखो कौन सा चित्र बना हुआ है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद शिक्षार्थी हैं इसमें। तो याद रखना कि भाग 10 का संबंध किससे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर है और उसका चित्र। मुहर पर कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय। ये रहा पूरा का पूरा चित्र। इसका संबंध किससे है बच्चों? भाग 10 से संबंधित है। ठीक है, भाग 11। भाग 11 में देखो क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है बच्चों। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। और आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है। कैसे संबंध है? विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंधों की बात हो रखी है यहां से। ठीक है, तो पहले तो चित्र देखो, कौन सा चित्र बना हुआ है? तो राजा भरत का चित्र बना हुआ है, जिनके नाम पर हमारा क्या हुआ है? देश का नाम है। ठीक है, संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है, जिस पर उड़िया शैली में क्या है? एक कलाकृति बनी हुई है। देखो ये रही। ठीक है, इसमें राजा भरत क्या कर रहे हैं? एक घोड़े के साथ है। ठीक है, ये देखो ये चीज, राजा भरत और एक घोड़ा यहां से।
तो ये कौन सा भाग हो गया, भाग 11। लेकिन क्या भाग 11 में भी अध्याय है, तो भाग 11 में भी अध्याय, जैसे भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय, ऐसे ही भाग 11 में देखो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो 2 अध्याय में बटा हुआ है ये। पहले देखो, पहले पहला अध्याय देखो, अध्याय 1 में कैसे संबंध है, विधायी संबंध। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 245 से लेकर 255 तक। तो सीधे सीधे सवाल पूछे हुए कि विधायी संबंध भाग 11 के कौन से अध्याय में आता है, तो कौन से अध्याय में आता है, अध्याय 1 में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या आते हैं, प्रशासनिक संबंध आते हैं। कहां से कहां तक, 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, प्रशासनिक संबंध जैसे जल संबंधी विवाद हो गए, राज्यों के बीच समन्वय जैसी स्थिति हो गई, सारी बात हम किस में करते हैं, अध्याय 2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 256 से लेकर 263 तक, ये याद रखना। तो भाग 11 में कितने अध्याय हैं, 2। अध्याय 1 में विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध। उसके बाद देखो अगला भाग 12, भाग 12 में क्या आता है, तो भाग 12 में आती है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। ठीक है, फाइनेंस और प्रॉपर्टी की बात हो रखी है। कौन से आर्टिकल में, तो 264 से लेकर अनुच्छेद 300। ठीक है, 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक। कौन सा चित्र बना हुआ है इस पर, ये देखो। पहले अध्याय बाद में देखेंगे, पहले चित्र देख लेते हैं। तो नटराज रूप में भगवान शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, ये देखो, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। तो नटराज रूप में क्या बना हुआ है, भगवान शिव की कलाकृति बनी हुई है। ठीक है, संविधान के भाग 12 पर नटराज का चित्र बना हुआ है, जो दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, काल की छाती पर पैर रखकर नटराज जी क्या कर रहे हैं, नटराज नृत्य कर रहे हैं, ये याद रखना। भाग 12 पढ़ रहे हम यहाँ पर। अब भाग 12 के अध्याय देखो, ये तो चित्र की बात हो गई। उसके बाद देखो भाग 12 के अध्याय। तो पहले तो देखो अध्याय, पहला अध्याय, भाग 12 का पहला अध्याय है वित्त। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक, 264 से लेकर 291, जिसमें क्या बात हो रही है, संघ और राज्यों के बीच में राजस्व यानी कि जो टैक्स पूरा का पूरा कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये बात कौन से भाग में हो रही है, तो भाग 12 के अध्याय 1 में हो रही है, यानी कि जिसका टॉपिक क्या है, वित्त। अध्याय 2 में क्या हो रही है, उधार लेने की बात हो रही है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 292 से 293। तो अध्याय 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वित्त की। और अध्याय 2 में किसकी बात हो रही है, उधार लेना। अनुच्छेद 292 से लेकर 293 तक। उसके बाद देखो अध्याय 3, देखो अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। तो कहां से कहां तक, 294 से लेकर 300 तक। और अध्याय 4 में क्या आ रहा है बच्चों, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 300 क्या बोल दो, और चाहे इसको 300 ए बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे मौलिक अधिकार किस में आते हैं, हमने पढ़े भाग 3 में आते हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार, उसी के अंदर क्या थे, पहले जब हमें फंडामेंटल राइट दिए गए थे तो 7 दिए गए थे, लेकिन अब कितने रह गए वर्तमान में, एट प्रेजेंट कितने हमारे पास 6 ही है। उन 6 में से एक कौन सा हट गया, तो ये संपत्ति का अधिकार हट गया। तो संपत्ति का अधिकार भाग 3 से ट्रांसफर होके कहां चला गया, भाग 12 में चला गया। और भाग 3 के पहले कौन से आर्टिकल में आता था, तो आर्टिकल 31 प्लस आर्टिकल 19 1 और 1 का भी एफ। इन दोनों में किसकी बात हो रही थी, संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। लेकिन अब ये इन दोनों से हटकर कहां चला गया, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये याद रखना कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारे मौलिक अधिकार में आता था जब हमारे संविधान में शामिल हुए थे, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार है, 6। कौन सा हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कौन से आर्टिकल में आता है, 31 और 19 1F। तो भाग 3 से तो कहां चला गया, भाग 12 में, और इन दोनों अनुच्छेदों से हटकर कहां चला गया, आर्टिकल 300 ए में। ये बात याद रखना। ठीक है, कौन से संशोधन से, तो संशोधन भी साथ के साथ याद रख लो, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44 अमेंडमेंट 1978
और इस समय प्रधानमंत्री कौन है उसका नाम याद रखना, मोरारजी देसाई। ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जब संपत्ति का अधिकार हटा तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, इनका नाम याद रखना। जनता पार्टी से थी, ठीक है। जनता पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है, जयप्रकाश नारायण। तो प्रधानमंत्री लेकिन कौन बने थे जनता पार्टी से, मोरारजी देसाई। इसी समय उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 करवाया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। अभी हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हमारा एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो कौन से भाग में आता है, भाग 12 में, ठीक है। तो ये सारी इसके आसपास की जितनी भी बातें वो हो गई। तो प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना, ऐसे सवाल पूछे हुए पेपर में कि संपत्ति का अधिकार जब हटा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। भाई संशोधन तो सबने याद कर रखा है, जैसे मैंने आपको 42वें में बताया प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें को। ऐसे ही 44वें में कौन है, मोरारजी देसाई, जो कौन सी पार्टी से है बच्चों, जनता पार्टी से। तो देखो भाग 12 में हमने कितने अध्याय देखे, 4, ठीक है। तो इसका अध्याय 1 और अध्याय 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाग 13, और भाग 13 में क्या आते हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जितनी भी व्यापार और वाणिज्य की बात हो रखी है वो सारी की सारी किसमें आती है, भाग 13 में आती है। और कौन से आर्टिकल में, 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। कौन सा चित्र बना हुआ है, देखो संविधान के भाग 13 में भगीरथ का चित्र बना हुआ है, उनकी तपस्या और गंगा का अवतरण, ये याद रखना, ठीक है। इसमें महाबलीपुरम पर क्या करी हुई है, कुछ चित्र, जो कलाकार प्रतियां, कुछ चित्र हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी चित्र बने हुए हैं। और इसमें भगीरथ की तपस्या और गंगा के अवतरण की बात हो रखी है, ठीक है। तो कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, देखो, ठीक है। ये किसकी बात हो गई है, भाग 13 की। तो भाग 11 देख लिया, भाग 12 देख लिया और भाग 13। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 301 से लेकर 307 तक। कौन सा चित्र बना हुआ है, तो भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण, देखो ये चित्र देखो आप, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाग 14। भाग 14 में क्या आती है, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद कहां से कहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 14, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। ये देखो भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, संघ व राज्य के अधीन सेवा, यानी कि यूपीएससी की बात हो रखी है यहाँ पर हमारे, ठीक है। क्या चित्र बना हुआ है, पहले तो चित्र देख लो। संविधान के भाग 14 में अकबर के दरबार का चित्र बना हुआ है बच्चों। इस चित्र में क्या है, अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए और पीछे चुनरी ओढ़े हुए क्या है, महिलाएं भी हैं। तो भाग 14 है, उसका संबंध किसके चित्र से है, तो अकबर के दरबार से, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कितने अध्याय हैं, देखो भाग 14 पहली बात अध्याय, तो अध्याय 1 में क्या आती है, सेवाएं। कहां से कहां तक, 308 से लेकर 314 तक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो भाग 14 कई अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। तो भाग 14 में कितने अध्याय देखे, 2, भाग 1 और अध्याय 1 और अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। कहां से कहां तक, 315 से लेकर 323 तक की बात हो रखी है। तो ये हो गई भाग 14 की। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाग 14A, जिसमें क्या आता है, अधिकरण। और ये कौन से संशोधन से जुड़ रहा है, तो 42वें संशोधन 1976। ऐसे सवाल भी पूछ लेते कि भाग 14 कौन से संशोधन से जुड़ा हुआ है, कहां से कहां तक, 323A से लेकर 323B, यानी कि 2 ही आर्टिकल है इसमें, 323A और 323B, ठीक है, भाग 14A। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाग 15, और भाग 15 में क्या आता है बच्चों, इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 15 हमारे एग्जाम्स के लिए। आर्टिकल 324 से लेकर 329A निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। भाई हमने सबको अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन उनका इलेक्शन करवाएगा कौन, तो उसी इलेक्शन की बात किस में हो रही है, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A। इसमें देखो कौन सा चित्र बना हुआ है, तो मराठा महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र है, ठीक है। ये याद रखना, सिखों के कौन से गुरु हैं, ये 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और मराठा राजा के कौन है, छत्रपति शिवाजी का संबंध किससे है, भाग 15 से। तो देखो ये बना हुआ दिख रहा है आपको ये चित्र, ये ना,
ये याद रखना। तो छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है इस भाग पर। उसके बाद देखो इसमें भाग 16, भाग 16 में क्या आती है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध है, ठीक है भाई। SC ST वाले जो एरियाज हैं वहां पर हमने कौन से भाग में बात कर ली, भाग 10 में। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल वर्ग है, जो कुछ सर्टेन क्लासेस हैं, उनके बारे में भी कुछ अगर हमें स्पेशल प्रोविजन करने हैं तो कौन से भाग में करेंगे, भाग 14 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 330 से लेकर 342 तक। इसमें देखो किसका चित्र बना हुआ है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान का चित्र बना हुआ है। देखो रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, मैसूर का टाइगर, याद रखना मैसूर का टाइगर। इनके पिता कौन थे, हैदर अली टीपू सुल्तान के, ठीक है। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई का चित्र और टीपू सुल्तान का चित्र बना हुआ है। उसके बाद आता है भाग 17, जिसमें क्या हो रही है, हमारी राजभाषा की बात हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक की बात हो रही है, ठीक है। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाग 11, भाग 12, भाग 14, भाग 15, भाग 17, 18, 20, ये वो वाली लाइन है जिसके सारे भाग क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने नंबर बोले सारे भाग इंपॉर्टेंट है। तो भाग 17 में क्या आता है, राजभाषा आती है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 343 से लेकर 351 तक। इसमें देखो कौन सा चित्र बना हुआ है, तो नमक कानून के खिलाफ क्या शुरू कर रहे थे बाबूजी, डांडी मार्च, ठीक है, उसी का ही चित्र बना हुआ है। देखो दिखाई दे रहा है चित्र आपको। तो संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, डांडी मार्च शुरू किया गया था। उसके बाद देखो भाग 17, तो भाग 17 में क्या आता है, देखो इसके अध्याय देखो, संघ की राजभाषा, कौन से अध्याय में, अध्याय 1, अनुच्छेद 342 से लेकर 344 तक, ठीक है। तो देखो अभी तक के पेपर में अध्याय के नाम पूछे हुए कि अध्याय 1, 2, 3, लेकिन हम साथ के साथ क्या पढ़ रहे हैं, उसका सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं कि उस अध्याय 1 में आता क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उस अध्याय 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक चल रहा है, 342 से लेकर 344 तक। उसके बाद देखो अध्याय 2 में क्या लिखी हुई है, प्रादेशिक भाषाएं। ये तो पूरी संघ की भाषाएं हो गई, इसमें कौन सी भाषाएं आ गई, प्रादेशिक भाषाएं, 345 से लेकर 347 तक। फिर देखो अध्याय 3, जहां पर क्या हो रही है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा, 348 से लेकर 349, यानी कि 2 ही आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज होने वाली भाषा की बात हो रखी है। तो भाग 17 पूरा का पूरा किससे संबंधित है, राजभाषा से। और अध्याय 4 में लास्ट में क्या बचे हुए हैं, विशेष निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात भाग 17 के कौन से अध्याय में हो रखी है, अध्याय 3 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो भाग 18, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। देखो हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, और जो नेशनल इमरजेंसी वो अभी तक हमारे देश में 3 बार लगी हुई है, ठीक है। तो भाग 18 में क्या आता है बच्चों, आपातकालीन प्रावधान, कहां से कहां तक, 352 से लेकर 360 तक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें कौन सा चित्र बना हुआ है, तो संविधान के भाग 18 में महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ, और इस चित्र में बंटवारे के समय जो दंगे हो रखे हैं उन्हीं का ही चित्र है ये, देखो। तो बंटवारे के समय जो भी दंगे वाले चित्र है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो 352 से लेकर 360 अनुच्छेद, और कौन सा भाग, तो भाग 18। क्या आता है इसमें, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। देखो महात्मा गांधी कहां पहुंचे हुए थे, चटगांव के नोआखली में शांत कराने गए हुए थे, ठीक है। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भाग 19, मिसलेनियस, यानी कि जितनी भी अब बची हुई चीजें हैं वो किस में शामिल हो जाएंगी, हमारे भाग 19 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 361 से लेकर 367 तक। कौन सा चित्र बना हुआ है इसमें, तो सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है इस पर, ठीक है। देखो चित्र, आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट करते हुए नेताजी, ठीक है।
और इस झंडे पर किसका चित्र बना हुआ है? तो टीपू सुल्तान के शेर का चित्र बना हुआ है। देखो किसका चित्र बना हुआ है? टीपू सुल्तान के शेर का। ठीक है, उसके बाद देखो भाग 20। भाग 20 में क्या आता है बच्चों? संविधान संशोधन। एक ही आर्टिकल है इसमें, अनुच्छेद 368। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भाग 20 अनुच्छेद 368 और क्या आता है इसके अंदर? अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें देखो कौन सा चित्र बना हुआ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों वाला हिमालय। ठीक है, तो देखो भाग 20 पर कौन सा चित्र है? हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। संविधान के देश की क्या बनी हुई? भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। किसमें? भाग 20 में। ठीक है, फिर देखो उसके बाद भाग 21। भाग 21 में क्या बना हुआ है? तो जितने भी हमारे अस्थायी संक्रमणशील उपबंध है उन सब की बातें हम किस में कर रहे हैं बच्चों? भाग 21 में कर रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद से? आर्टिकल 369 से शुरू होकर आर्टिकल 392 तक की बातें हो रखी हैं इसमें। ठीक है, और देखो कौन सा चित्र बना हुआ है? तो थार रेगिस्तान को पार करते हुए सजे धजे ऊंट है यहाँ पर। ठीक है, देखो संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों के काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहां तक पहुंच गए हम इसमें? देखो भाग 21 तक। देखो लास्ट में भाग 22। हमारे संविधान के जो संक्षिप्त नाम है प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ और निरसन वाली बात होती है वो कौन से भाग में होती है बच्चों? भाग 22 में। आर्टिकल 392 से लेकर 395 तक की बात हो रखी है। ठीक है, चित्र देखो इसका कौन सा चित्र बना हुआ है? तो समुद्र की ऊंची लहरों को मात देता हुआ भारतीय जहाज। यानी कि हमने हमारे देश को आजाद करके हमने हमारे संविधान को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया और अब हम उसे लागू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने हमारे संविधान को क्या कर लिया था? 22 भागों में बांट लिया था, जो वर्तमान में कितने हो गए? 25। तो देखो 22 के बाद ना 23, 24, 25 नंबर नहीं है। अगर हम गिनेंगे पार्ट 9 के बाद भाग 9A, 9B, 14 के बाद 14A, ये सब बाद में जुड़े हुए हैं। तो जब हम इन गणना के अनुसार देखेंगे तो 25 है। ठीक है, जबकि पहले कितने थे? 22। ये याद रखना। यहाँ से कौन सा चित्र बना हुआ है? तो समुद्र की ऊंची लहरों को मात देता हुआ भारतीय जहाज। यानी कि अब जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक नए भारत का निर्माण कर रहा है, जहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन चुका है हमारा। तो इसी चित्र के माध्यम से भारत को क्या दिखाया गया है? गौरवशाली देश दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां तक हमने कितने कर लिए? भाग 22 कंप्लीट। उसके बाद हमारा भारतीय संविधान का लास्ट कवर है और इस पर देखो क्या बना हुआ है? एक गोल्डन कलर से, सुनहरे रंग से क्या बना हुआ है? एक पुष्पहार बना हुआ है। ठीक है, और किसके लिए बना हुआ है पुष्पहार? तो जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको याद करते हुए कौन सा चित्र बना रखा है हमने हमारे संविधान के अंतिम भाग पर? तो एक पुष्पहार बना रखा है गोल्डन रंग का, सुनहरे रंग का, जो हमारे आंदोलनकारियों को क्या कर रखा है हमने? समर्पित। भाई हमने जो संविधान बनाया तो देश को आजादी मिली है, तभी तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। तो उन सबको याद किया गया है संविधान के आखिरी पेज पर। तो इस तरह से आपने देखा, हमने संविधान के भाग पढ़े, हर भाग पर कौन सा चित्र है वो देखा, कौन कौन से चित्र में क्या क्या खास बातें हैं वो देखी, साथ में ही हर भाग में जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट भाग है वो कितने कितने अध्याय में बटा हुआ है, उस अध्याय में भी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो इस पूरी वीडियो में आपको एक कंप्लीट जितनी भी भाग के बारे में बातें होती है वो सारी मैंने अपनी तरफ से आपको कंप्लीट करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम हमारी पॉलिटी की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें मैं आपको एक एक पूरा हर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, पूरा अच्छे लेवल तक का होगा, चाहे आपके कितने भी बड़े एग्जाम्स हो। ठीक है, साथ के साथ अब ये आपको कहाँ मिलेगी? भाई आपने पढ़ तो दिया, तो इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां पर आपको पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ में हम इसकी धीरे धीरे क्या करेंगे? क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। भाई हमने पार्ट्स तो पढ़ दिए, मैंने आपको बता भी दिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, लेकिन सवाल कैसे कैसे पूछे हुए, कौन कौन से एग्जाम्स में रिपीट हो रखे हैं, वो सारे सवाल हम धीरे धीरे करेंगे। तो हमारी एक PYQ सीरीज भी आएगी। इसके लिए आपको ये सारी चीजें जितनी भी लिखी हुई यहाँ पर, ये आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।